we are going to study about Viksit Bharat 2047. So what is Viksit Bharat 2047? Viksit Bharat 2047 is a vision of Indian government to seek India to make India a developed nation by the year of 2047. क्यों जरूरत पड़ी इस विजन की, या फिर ये हमको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि हम आज तक डेवलप्ड नेशन क्यों नहीं बन पाए। अगर कंपैरिजन हम चाइना से करके देखें तो चाइना इंडिपेंडेंट हुआ था इन द ईयर ऑफ 1949 और हम इंडिपेंडेंट हुए थे 1947 में। दोनों ही कंट्रीज के इंडिपेंडेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर आप ग्रोथ को भी थोड़ा सा कंपेयर करो, अगर बैकवर्ड्स हम थोड़ा चलें तो इन द ईयर ऑफ 1990s अगर हम चाइना की इकोनॉमी उस टाइम पे देखें तो चाइना 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ करता था और इंडिया 12th लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ करता था। बट फिर लेटर ऑन हम क्या देख रहे हैं, आज तक जो चीज हम देख रहे हैं कि चाइना जो है आज सेकेंड वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के खड़ा हुआ है। बट हम उस लेवल को अभी आगे नहीं बढ़ पाए हैं कि हम जो है वो अच्छी खासी इकोनॉमी के तरीके से परफॉर्म करें, या फिर हम थर्ड लार्जेस्ट बने, या फिर हम चाइना के इक्विवेलेंट भी खड़े हो सकें। इसीलिए हमें ये विजन की जरूरत है कि अब हम ऐसे स्टेप्स लें कि फर्दर जो है इंडिया भी अब डेवलप्ड नेशन बन पाए। और क्या क्या ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं जिनमें हम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर क्या ऐसी पॉलिसी मेकिंग हो सकती है जिनके थ्रू हम विकसित भारत बन सकते हैं, वो सब हम इस सेशन के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। सो विकसित भारत 2047 डेवलप्ड इंडिया इज एन एम्बिशियस विजन आर्टिकुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द एम इज टू ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू अ फुल्ली डेवलप्ड नेशन बाय द ईयर ऑफ 2047 एंड द इनिशिएटिव आल्सो एम्स टू अचीव इंक्लूसिव and sustainable development. Inclusive and sustainable development is very important because आप अगर अपने पूरे नेशन को इंक्लूड नहीं कर रहे हो और अगर सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव नहीं कर रहे हो तो फिर उस डेवलपमेंट का भी कोई भी मीनिंग नहीं है आज के जमाने के हिसाब से। Leveraging India's strength in technology, human capital, economic growth and the cultural heritage. Moving on further. Now, what are the core focus or what are the core key areas जिन पे विकसित भारत 2047 की नींव टिकी हुई है? तो पहले अगर हम देखें तो यूथ, युवा, एम्पावरिंग द यंगर जनरेशन। आपको पता है कि अगर हम पूरे ओवरऑल वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो इंडिया की जो यूथ पॉपुलेशन है वो हाईएस्ट नंबर पे खड़ी होती दिखाई देती है। तो अगर हम अपनी यूथ को एम्पावर करेंगे, उनको सही डायरेक्शन में बताएंगे कि उनको आगे क्या करना चाहिए, उनको स्किल करेंगे, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे, तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छे से बेनिफिशियल साबित होगा। इसके बाद आती है गरीब, पुअर, इंप्रूविंग द लाइव्स ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड। जो ऑलरेडी रिच हैं उनको आप रिच करके कुछ भी हासिल नहीं कर लोगे। रादर यू शुड put your emphasis and your energy towards the underprivileged, जिनके पास वो resources नहीं है, वो education नहीं है, वो opportunities नहीं है कि वो आगे बढ़ सकें। उसके बाद अगर हम अपना third component देखें तो यहाँ पर महिलाएं, the women will be the key core area, the third key core area of विकसित भारत 2047। और यहाँ पे हमको कोशिश करनी होगी कि हम women के लिए भी ज्यादा से ज्यादा opportunities लेके आए, चाहे वो education में हो या work में हो या फिर और भी किसी तरीके से हो, तो हम मैन और वुमेन दोनों को ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने की ट्राई करें। उसके बाद फोर्थ वाला जो हमारा की एरिया है वो है अन्नदाता, विच आर फार्मर्स। हमको कोशिश करनी होगी कि जो हमारे फार्मर्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि एग्रीकल्चर हमारा काफी ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देता है, तो इसलिए हमें ये कोशिश करनी होगी कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो डिस्ट्रेस्ड ना रहें और उनकी इनकम जो है वो एक स्टेबिलिटी की तरफ जाए। क्योंकि अगर उनकी इनकम स्टेबल नहीं होगी तो डेफिनेटली दे विल थिंक ऑफ स्विचिंग देयर लाइवलीहुड फ्रॉम फार्मिंग। और अगर फार्मर्स ही फार्मिंग को छोड़ेंगे तो आप खुद फिर इमेजिन कर लीजिए कि हमारे पास फिर खाने को कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो एक्टिविटी ऐसी होती है कि हर किसी के करने को आप नहीं बोल सकते हो कि एवरीवन कैन डू द फार्मिंग एक्टिविटी। ओके, इसके बाद हम अगर आते हैं की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ विकसित भारत 2047 के ऊपर, तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला की ऑब्जेक्टिव है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें कोशिश की जाएगी कि यू हैव टू अचीव अ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इंक्रीज योर जीडीपी।
GDP, ठीक है। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे तो बात करनी ही करनी है, बट लेटर ऑन आपको कोशिश करनी है कि आपकी जो पर कैपिटा है, अगर आप इंडिया के केस में बात करो तो वी शुड गो फॉर इंक्रीजिंग आवर पर कैपिटा इनकम रादर देन इंक्रीजिंग आवर एग्रीगेट। व्हाई? बिकॉज अभी अगर आप हमारी पर कैपिटा को देखो तो वो हमारी आती है $2400 के ऊपर, ठीक है। 2400 पे पर कैपिटा हमारी खड़ी हुई है और अभी हम लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आप मेरा मिडिल इनकम वाला सेशन देखोगे तो वहां पे आपको एक बाइफर्केशन मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि कौन सी इनकम ब्रैकेट में आपको लोअर इनकम बोला जाता है, कौन सी इनकम ब्रैकेट में आपको हायर मिडिल इनकम के अंदर आप फॉल करते हो। तो यहां पे जो ये हमारी $2400 की जो पर कैपिटा है, इसको हमको इंक्रीज करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, ठीक है। अब यहां पे देखिए कोशिश की जाएगी कि इंडस्ट्रियल आउटपुट को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जाए और इनोवेशन पे फोकस किया जाए, रिसर्च पे फोकस किया जाए और ऐसे इमर्जिंग एरियाज में इन्वेस्टमेंट लाया जाए, ऐसे इमर्जिंग एरियाज में काम किया जाए जैसे कि AI हो गया, उसके अलावा आप देखो रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, बायोटेक हो गया। ये सारी जो एनर्जीज हैं वो हमारे एनवायरमेंट के लिए तो आगे अच्छी हैं ही, बट एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी हमको आगे बढ़ने का मौका देती हैं। फिर इसके बाद आप सोशल इक्विटी और इंक्लूजन की बात करो तो यहां पे आपको कोशिश करनी है कि पॉवर्टी सबसे पहले जो है वो इंडिया से गायब हो, ठीक है। तो पॉवर्टी हमें सबसे पहले इंडिया से हटानी है। उसके बाद हमें ट्राइबल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना है, डिफरेंटली एबल्ड जो इंडिविजुअल्स हैं उन पे ध्यान देना है, वुमेन पे ध्यान देना है, जेंडर इक्वालिटी पे ध्यान देना है। ये जो कोर इश्यूज हैं इन पे हमको फोकस करना है, तब जाके हम कहीं सोच सकते हैं कि इंडिया विल बिकम अ डेवलप्ड नेशन। उसके बाद अगर आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करो तो यहां पे देखिए, यहां पे the aim is to establish India as a global hub for the technology development। और टेक्नोलॉजी किस केस में, तो AI तो है ही, इसके साथ साथ आपको क्वांटम कंप्यूटिंग में भी इंडिया को काफी आगे लेके जाना है। और इसके साथ साथ स्पेस एक्सप्लोरेशन में तो डेफिनेटली इसरो का आप देख ही रहे हो कि डे बाय डे इसरो के पास जिस तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो दूसरी कंट्रीज की भी स्पेस एजेंसीज इसरो से कॉन्टैक्ट करी हैं, NSIL से कॉन्टैक्ट करी हैं, तो ये भी हमारे इंडिया की ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। नाउ कमिंग ऑन, मूविंग ऑन फर्दर, तो यहां पे फोर्थ ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप। आपको पता है दैट वी हैव टू अचीव द नेट जीरो कार्बन एमिशंस और यहां पे हमारा टारगेट है अप टू द ईयर ऑफ 2070। तो 2070 तक हम कोशिश कर रहे हैं कि वी शुड अचीव द नेट जीरो कार्बन एमिशन। और इसके अलावा अगर आप देखो तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर बात करी गई है, ठीक है। देन वाटर कंजर्वेशन इज ऑल्सो अ की ऑब्जेक्टिव। उसके अलावा हमें देखना है कि भाई कैसे हम जो है वो बायोडाइवर्सिटी को और ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकें और उसके ही अलावा हम अपने नेचुरल इकोसिस्टम को भी सस्टेन कर सकें। उसमें कोई बिना छेड़छाड़ किए हमको अगर डेवलपमेंट करना है तो हमारी बायोडाइवर्सिटी को कोई नुकसान ना पहुंचे, ये हमें दिमाग में ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है ग्लोबल लीडरशिप। यहां पे वी हैव टू स्ट्रेंथन इंडियाज ग्लोबल पोजीशन एट द प्लेटफॉर्म्स, एट द ऑर्गेनाइजेशंस सच एज यूनाइटेड नेशंस, G20 और भी जो भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ मिलकर काम करती हैं, वहां पे इंडिया की पोजीशन को और ज्यादा हमें स्ट्रांग बनाना होगा। फिर उसके बाद अगर आप गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की तरफ देखो तो यहां पे ई गवर्नेंस कम्स इनटू पिक्चर और ई गवर्नेंस को काफी ज्यादा अच्छे से यूसेज करने के पीछे अगर हम कर रहे हैं ई गवर्नेंस का बहुत अच्छे से यूसेज, तो वो भी हमारे लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। इसके बाद हमें फोकस करना होगा कि जो करप्शन है विच इज रूटेड इन आवर इंस्टीट्यूशंस, वो करप्शन जो है वो रूट से खत्म हो, जिससे आगे जाके एफिशिएंसी जो सिस्टम्स की है वो बढ़नी चाहिए और बढ़ेगी। देन स्ट्रेंथन लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। आपको पता है कि जो हमारी लीगैलिटी है, जो भी सिस्टम है, जिस तरीके से हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं और जो केसेस भी इंडिया में रन करते हैं, काफी ज्यादा साल लग जाते हैं कुछ कुछ केसेस को रिजॉल्व होने में। तो ये जो एक लूप होल है इसको हमको कवर करना होगा अगर हम सोच रहे हैं डेवलप नेशन बनने के लिए, क्योंकि सिर्फ एक अचीवमेंट से आप कभी भी डेवलप नेशन नहीं बनते हो। हॉलिस्टिकली आपको सारे सेक्टर्स पे काम करना होता है, तब जाके कहीं एक कंट्री एक डेवलप नेशन बनती है। फिर इसके बाद अगर हम देखें कि इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क क्या होने वाला है, तो यहां पे देखिए 5 ईयर रोड मैप्स को बताया जा रहा है कि हम ऐसे सेक्टर्स स्पेसिफिक प्लान्स लेकर आए जिन पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है और हमारे टारगेट्स पहले से डिसाइडेड हों और डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर वी नीड टू मॉनिटर
monitor those targets and we need to monitor the progress as well. तो ठीक है, यहाँ पे पॉलिसी मॉनिटरिंग की भी बात करी गई है और टारगेट्स को भी ऐसा बनाना है जो कि अचीवेबल हो। आपको अनप्रेडिक्टेबल काइंड ऑफ टारगेट्स नहीं बनाने हैं कि जो अचीवेबल नहीं हो, दिखने में अच्छा लग रहा है बट अचीव करने में हमें काफी ज्यादा मुश्किल आ रही है। उसके बाद आप देखिए पीपीपी भी यहाँ पे कोशिश की गई है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ध्यान दिया जाए, कोलैबोरेशन हो गवर्नमेंट का और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स का, कि ओवरऑल एक जो पॉजिटिव रिजल्ट उभर के आए वो ज्यादा बड़े दर्जे पर नोटिस किया जाए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, एस्टैब्लिशिंग इंडिपेंडेंट बॉडीज टू असेस प्रोग्रेस एंड रिकमेंड पॉलिसी एडजस्टमेंट्स। रेगुलेशन हर जगह पे रिक्वायर्ड होता है। अगर आप किसी भी सेक्टर में किसी भी डायरेक्शन में काम करने का सोच रहे हो और आपके पास कोई विजन नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, तो आप बस आंख बंद करके काम करते रहोगे, रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए आपको वो सही तरीके से डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक अथॉरिटी हमेशा नीडेड होती है, उसी अथॉरिटी की यहाँ पे बात की जा रही है। फिर इसके बाद हम ग्रास रूट एंगेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे कोशिश करी जाएगी कि सिटीजन सेंट्रिक डेवलपमेंट हो, जो भी सिटीजन के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है स्टेप्स वो लिए डेवलपमेंट के लिए। तो ये हमारे 4 इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क रहे हैं विकसित भारत 2047 के। इसके बाद हम आते हैं कि की इनिशिएटिव्स। आखिर हमारा जो बजट अभी आया है विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे जो रिसेंट डिक्लेयर्ड बजट में क्या क्या ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जो विकसित भारत 2047 के विजन को सच करने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करें तो आपको पता है कि एंजल टैक्स को जो है वो अबॉलिश कर दिया गया है इन ऑर्डर